कल हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा था, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19। और आज हमें आर्टिकल 20, 21 और 22 स्टार्ट करना है। तो उससे पहले कुछ थोड़ा सा ब्रीफ ले मतलब जो हमने कल पढ़ा था उसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन या फिर एक तरह से समरी टाइप में हम उसे समझ लेते हैं कि हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में हमने पढ़ा था। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में हमने एक बात डिस्कस की थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या है, वो सुप्रीम लॉ है। अब यहाँ पर सुप्रीम लॉ का मतलब क्या होता है, ये हमने डिस्कस किया था। बेसिकली कल हमने पढ़ा था, तो हमने बताया था कि सुप्रीम लॉ एक ऐसा लॉ होता है जिसके अकॉर्डिंग उस कंट्री या उस स्टेट का और जो अदर लॉ है वो काम करता है, वर्क करता है। कोई भी अदर लॉ सुप्रीम लॉ के अगेंस्ट नहीं जा सकता। किसी भी अदर लॉ का जो बेस होगा, जो उसका आधारभूत ढांचा होगा, वो क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ही होगा। यही इसमें मेंशन किया गया था डेफिनेशन में। अब सुप्रीम लॉ के अलावे अगर हम इसका नॉर्मल बेसिक डेफिनेशन लें तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है, एक तरह से देखा जाए तो उसमें बहुत सारे लॉ होते हैं जो किसी भी देश या स्टेट को चलाने के लिए यूज होते हैं। अब उसके बाद हमने जो प्रियम्बल ऑफ इंडिया पढ़ा था, तो प्रियम्बल में हमने उसको प्रियम्बल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। प्रियम्बल को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था नॉर्मली, कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है वो उसमें मेंशन है। तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है वी द पीपल ऑफ इंडिया। उसके बाद हमने उसके नेचर को डिफाइन किया था, उसमें हमने ट्रिपल एस डी आर उसका फॉर्मूला बनाया था। और फिर उसके बाद उसके एम या फिर ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उसमें जे एल ई एफ उससे ऐसे करके डिफाइन किया था कि पूरी तरह से हम कॉन्स्टिट्यूशन को इन 3 पार्ट्स में डिवाइड करके बहुत इजीली याद कर सकते हैं और उसका एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रेम्बल है उसका क्या मतलब निकलता है, उसमें जो कीवर्ड्स मेंशन है उसके क्या अर्थ है, ये सारी चीजें। और इसमें 2 चीजें एक बहुत इंपॉर्टेंट थी कि सेकुलर और जो सोशलिस्ट है वो 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुआ था। उसके बाद हमने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में पढ़ा था कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या होता है और वो कौन से जो केसेस है उससे इवॉल्व हुआ था। तो उसमें हमने बहुत सारे केसेस पढ़े थे, गोलकनाथ केस पढ़ा, 24th अमेंडमेंट पढ़ा, उसके बाद केशवानंद भारती केस पढ़ा, मिनर्वा मिल्स केस पढ़ा था। उसके बाद हमने पार्ट थर्ड में फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा था कि आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, 15, 16 और 17, 18 क्या बोलता है। आर्टिकल 12 में हमने स्टेट की डेफिनेशन पढ़ी थी। स्टेट की डेफिनेशन में हमने उसको 3 पार्ट से डिवाइड करके उसको भी इजीली याद किया था कि उसमें पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट गवर्नमेंट, अदर एंड लोकल अथॉरिटीज आते हैं। उसमें भी ये बताया था मैंने कि लोकल अथॉरिटीज जो है वो तो म्यूनसिपैलिटी हो गई, और जो अदर अथॉरिटीज है उसे डिफाइन नहीं किया गया है। वो जितने भी केसेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको डिफाइन किया जाता है। और उसके बाद हमने आर्टिकल 13 पढ़ा था। आर्टिकल 13 में मैंने बताया था कि अगर कोई प्रीवियस लॉ है और वो पार्ट 3 यानी फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहा है तो वो वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा। और उसमें ही एक और क्लॉज क्या था कि अगर फ्यूचर में या फिर अभी वर्तमान में कोई ऐसा लॉ बन रहा है जो पार्ट 3 यानी फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है तो वो भी वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा। ये सारी चीजें हमने पिछले क्लास में पढ़ी थी। आर्टिकल 14 पढ़ा था, उसमें इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ पढ़ा था। उसके बारे में कुछ प्रिंसिपल्स जो थे वो पढ़े थे, कुछ केसेस पढ़े थे। और आई थिंक आप सभी ने वो सारे केसेस नोट डाउन भी किए होंगे। उसके अलावा आर्टिकल 15 में हमने पढ़ा था कि 15 में क्या कहता है कि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में अलाउड नहीं है। और अगर आप कोई भी डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो किसी भी आधार पर, जैसे कि उसमें 5 ग्राउंड्स थे। ग्राउंड्स क्या था, रेस, कास्ट, रिलीजन, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इस ग्राउंड्स पर अगर आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो तो ये बिल्कुल भी अनलॉफुल माना जाएगा। और आर्टिकल 15(2) क्या कहता था कि अगर कोई भी व्यक्ति है, कोई भी पब्लिक प्लेस पे जा रहा है या फिर किसी कुएं से पानी भी भर रहा है और आप उस
इन 5 आधार पर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो तो वो अनलॉफुल है। आर्टिकल 15(3) में महिलाओं के लिए जो वुमेन्स के लिए अलग से प्रोविजन थे उसकी बात की गई थी। ऐसे ही आगे 15(4), 15(5) और 15(6) में ऐसे करके आगे बहुत सारे और क्लॉजेस थे, वो इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्ड क्लासेस के बारे में प्रोविजंस की बात करता था, और माइनॉरिटीज की लिए जो प्रोविजंस थे उसकी बात करता है। अब इसमें ये है कि आर्टिकल 16, आर्टिकल 15 और 16 में बहुत ज्यादा एक कंफ्यूजन होता है कि आर्टिकल 15 में क्या है, आर्टिकल 16 में क्या है। आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा है और आर्टिकल 16 क्या बोल रहा है, एम्प्लॉयमेंट में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो एम्प्लॉयमेंट में डिस्क्रिमिनेशन के लिए भी बहुत सारे ग्राउंड्स थे और उसको हमने पढ़ा था, और उसके साथ साथ और उसमें केस लॉज और बाकी चीजें सारी चीजें हमने पढ़ी थी। आर्टिकल 17 उसमें भी हमने पढ़ा था कि उसमें केस लॉज नहीं है, बट उसमें कुछ एक्ट्स है जिसके आधार पर हम आर्टिकल 17 को परिभाषित करते हैं या फिर उसको डिफाइन करते हैं। और आर्टिकल 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, उसमें भी हमने पढ़ा था हमारे पास कौन कौन से टाइटल हो सकते हैं। तो एजुकेशन और मिलिट्री रिलेटेड टाइटल हम रख सकते हैं, उसके अलावा कोई भी टाइटल हम नहीं रख सकते हैं। कोई इंडियन सिटीजन किसी बाहर की कंट्री से कोई टाइटल लेना चाहता है तो उसको स्टेट से परमिशन लेना पड़ेगा, ये आर्टिकल 18 का सब क्लॉज 2 में मेंशन था। अगर कोई फॉरेनर सिटीजन है और वो इंडिया में काम कर रहा है और उसको कोई टाइटल चाहिए तो वो प्रेसिडेंट से पहले परमिशन लेगा, उसके बाद ही वो टाइटल ले सकता है। और आर्टिकल 18 का 4 में था कि अगर कोई भी टाइटल बिना परमिशन के लिया जा रहा है तो अनलॉफुल माना जाएगा। इसी तरह आर्टिकल 19 हमने पढ़ा था, उसमें भी हमने स्पीच एंड एक्सप्रेशन के जो राइट्स है उसके बारे में बहुत ही डिटेल से उसके बारे में एक अच्छा डेफिनेशन और बाकी चीजें हमने देखी थी। अब हमारा नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 20 और आर्टिकल 20, 21 और 22। यहाँ पर आर्टिकल 20, 21 एंड 22 के बारे में दिया गया है। तो आर्टिकल 20 क्या करता है, आर्टिकल 20 बात करता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अगर आपने कोई क्राइम कर दिया, मान लो कोई व्यक्ति है उसने कोई क्राइम कर दिया, तो उसके लिए कुछ प्रोटेक्शन की बात होगी ना। मतलब ये तो नहीं है कि उसने क्राइम कर दिया तो हम उसको जितनी चाहे उतनी भी सजा दे सकते हैं, ऐसा इंडिया में कोई प्रावधान ऐसा कुछ है नहीं। इसमें मेंशन करने की बात ये है कि जो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 है, ये राइट्स अवेलेबल इवन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। मतलब अगर नेशनल इमरजेंसी होती है, अगर आपको पता हो कि इमरजेंसी क्या होती है, तो इमरजेंसी 3 तरह से होती है, नेशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल और फाइनेंशियल। तो यहाँ पे अगर नेशनल इमरजेंसी हो रही है उस टाइम पे भी ये राइट्स हमारे पास अवेलेबल है। सारे राइट नहीं अवेलेबल होंगे, हम उसको एक तरह से इन्फोर्स नहीं करा सकते, बट आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 हम कभी भी इन्फोर्स करा सकते हैं। इवन इन नेशनल इमरजेंसी जैसे सिचुएशन में भी हम उसको इन्फोर्स करा सकते हैं। अब आर्टिकल 20 क्या है, उसमें 3 कॉन्सेप्ट है। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1। अब इसका क्या मतलब होता है, इस लीगल मैक्सिम्स का मतलब किसी को पता है क्या? ओके, कोई ना, मैं बताती हूँ। इसका मतलब होता है कि अ पर्सन कैन नॉट बी कन्विक्टेड फॉर एन एक्ट दैट वाज नॉट एन ऑफेंस व्हेन इट वाज कमिटेड। पनिशमेंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन व्हाट एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ द ऑफेंस। यहाँ पे 2 चीजें दी गई है। पहले तो ये कहा गया है कि अ पर्सन कैन नॉट बी कन्विक्टेड फॉर एन एक्ट दैट वाज नॉट एन ऑफेंस व्हेन इट वाज कमिटेड। अगर कोई क्राइम है जो कमिट हुआ था, अगर उस टाइम पे वो क्राइम नहीं था और अभी मतलब प्रेजेंट टाइम में वो क्राइम बन गया, तो हम उसे उसके लिए कन्विक्टेड नहीं मान सकते। और दूसरी चीज कही गई है कि पनिशमेंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन व्हाट एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ द ऑफेंस। अब मान लो कि क्राइम तो था उस टाइम पे वो, बट उसका जो पनिशमेंट था वो उस टाइम पे कम था और अब उसको बढ़ा दिया गया है, तो हम उसे बढ़े हुए जो मतलब जो
पनिशमेंट बढ़ा है वो नहीं देंगे, जो पनिशमेंट उस टाइम पे था, जो उसने ऑफेंस किया था उस टाइम पे, जिस भी तरह का पनिशमेंट था हम उसी तरह का पनिशमेंट उसको देंगे। अब हम इसे एक एग्जांपल्स के थ्रू ले सकते हैं कि जैसे कि मान लो आ, इसके एग्जांपल में कि अभी मैरिटल रेप है, तो मैरिटल रेप अभी क्राइम नहीं है, ठीक है, बट आगे फ्यूचर में चल के क्या होता है कि किसी ने मैरिटल रेप को, मतलब मैरिटल रेप को क्राइम डिक्लेयर कर दिया जाए, और कोई महिला जाए और ये बोले कि मैरिटल रेप क्राइम है और मेरे साथ 2007 में मैरिटल रेप हुआ था, तो आप मेरे हस्बैंड को इसके लिए पनिशमेंट दीजिए, तो क्या वो उसे कन्विक्टेड साबित कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे वो क्राइम नहीं था, अब क्राइम है, या फिर तो उस टाइम के हिसाब से ही हम उसे पनिशमेंट दे सकते हैं, क्योंकि एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये देखा जाता है। आप सभी को एक चीज पता होगी कि हम कभी भी ये डिनाई नहीं कर सकते कि हमें इस लॉ के बारे में नहीं पता था इसलिए हमने ये क्राइम कर दिया। हमें पता हो या ना पता हो, हमें उसकी सजा मिलती ही है, हमें पनिशमेंट मिलती ही है। तो इसी चीज के लिए यहाँ पर ये मेंशन किया गया है कि अगर मान लो आज मैंने क्राइम किया, कोई आज मैंने कोई मान लो किसी के घर में चोरी कर ली, और वो मुझे पता था कि उसकी सजा है 7 साल या फिर 5 साल, जितनी भी सजा है, अब मुझे तो इतना ही पता था। अब कल को आप बोलो आकर कि भाई नहीं तुमने चोरी किया, मैं तुम्हें मर्डर मतलब तुमने चोरी की है तो अब तुम्हें सीधा फांसी की सजा दी जाएगी। तो इसलिए बहुत सारी चीजें यहाँ पे मेंशन। अब यहाँ पे ये भी है कि पनिशमेंट भी बढ़ाई नहीं जा सकती है। मान लो कि आज किसी क्राइम के लिए 10 लाख रुपया पनिशमेंट था देना, मुआवजा देना, 10 लाख रुपया देना जरूरी था कंपनसेशन के रूप में, और कल को क्या हुआ कि बढ़ा दिया गया कि 10 लाख नहीं, अब आप 1 करोड़ रुपया कंपनसेशन देंगे। तो कंपनसेशन देते वक्त ये ध्यान दिया जाएगा कि जब उस व्यक्ति ने क्राइम किया, क्या उस समय वो कंपनसेशन 10 लाख था कि 1 करोड़ था? अगर 10 लाख था तो 10 लाख ही कंपनसेशन उसको देने के लिए कहा जाएगा। मतलब सिंपल सा चीज यही है, सिंपल टर्म यही है यहाँ पर कि हमने जो क्राइम किया जब किया हमें उसी हिसाब से पनिशमेंट मिलेगी, और अगर वो क्राइम नहीं है तो हम बाद में फ्यूचर में, आज 10 साल बाद, 20 साल बाद, कभी भी वो क्राइम डिक्लेयर हो, हमें कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, नो डबल जियोपार्डी, या आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 में है, नो पर्सन शॉल बी prosecuted and punished for the same offense more than once only applies to criminal prosecution, not departmental proceedings। इसमें एक चीज मेंशन की गई है कि अगर कोई व्यक्ति एक क्राइम कर रहा है, अगर कोई पर्सन है उसने एक क्राइम कर दिया, तो उसको दोबारा उसी सेम ऑफेंस के लिए ना तो उस पर केस किया जा सकता है, ना उस पर प्रोसीडिंग्स की जा सकती है, और ना उसे सजा दी जा सकती है। नॉर्मली हमें पता होता है कि उसे कोई सजा नहीं दी जाएगी अगर वो सेम क्राइम दोबारा कर रहा है, पर यहाँ पे मेंशन करने की बात यह है कि उसे प्रोसिक्यूट भी नहीं किया जाएगा, उससे कुछ नहीं पूछा जाएगा अगर सेम ऑफेंस के लिए उसके ऊपर केस फाइल किया जा रहा है। बट यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि वो सिर्फ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में अलाउ है, सिविल प्रोसिक्यूशन में अलाउ नहीं है। अभी एक और चीज यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें तो ऐसे बहुत सारे, अगर आप, एक मुझे मूवी का नाम याद नहीं आ रहा कि मूवी थी, एक अमिताभ बच्चन की थी शायद, हाँ कानून, हाँ मूवी का नाम आई थिंक कानून है। उसमें ये था कि जो अमिताभ बच्चन था उसको ऑलरेडी सजा हो चुकी थी, किसी को मारने के जुल्म में उसको सजा हो चुकी थी, मर्डर केस में उसको सजा उसने काट ली थी, और जब वो वापस आता है तो उसने उस व्यक्ति, वो जिंदा था तो उसने उस व्यक्ति को मार दिया। जब उसे कोर्ट में ले जाया जाता है तो वो सीधा बोलता है कि मैंने इस व्यक्ति को तो पहले ही मार दिया और मैं उसकी सजा भी काट चुका हूँ, तो मुझे सेम ऑफेंस के लिए दोबारा आप ना तो प्रोसिक्यूट कर सकते हो और ना ही सजा दे सकते हो। तो ये नो डबल जियोपार्डी इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है। अब नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन, अब इसका मतलब क्या होता है? सेल्फ इनक्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? इसमें ये कहा गया है, नो अक्यूज्ड पर्सन शॉल बी कंप्लेंट टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, covers oral and documentary evidence, does not cover medical tests। इसमें केस भी है सेल्वी वर्सेस स्टेट 2010 का। मतलब अगर कोई व्यक्ति है
उसने कोई क्राइम किया है तो उसको खुद के लिए गवाही देने के लिए नहीं बोला जाएगा। अगर वो खुद के खिलाफ गवाही दे रहा है तो ये आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 के अगेंस्ट है। और इसमें एक और चीज मेंशन करने के लिए बात यह है कि पुलिस तो, अगर कभी कभार पुलिस उसको बोल रही है गवाही देने के लिए, या फिर बोल रही है कि तुम विटनेस बन जाओ, ये वो तो अलाउ है ही नहीं। अगर वो खुद से भी आके बोलता है कि भाई मैंने ये क्राइम किया, तो वो भी नहीं अलाउ है। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ सिचुएशंस के कारण, कुछ प्रॉब्लम्स के कारण लोग खुद आते हैं और खुद बोल देते हैं कि नहीं भाई मैंने ये क्राइम किया है। उनको लालच दे दिया जाता है कि आप इस क्राइम को अपने सर पे ले लो, हम फिर आपको इतने पैसे इसके बदले देंगे। ये चीजें होती है। इसमें सेल्वी वर्सेस स्टेट का एक केस है। उसके बाद आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसमें ये बहुत छोटा सा है, बट इसके जो अंदर मतलब बहुत सारे और अदर राइट्स भी हैं। इसके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट में एक अलग से क्लास रखनी पड़ेगी, तभी हम इसे समझ सकते हैं, वरना इसको समझना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि 21 में ऑलरेडी बहुत सारे राइट है। राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ, फिर राइट टू एजुकेशन है, राइट टू स्लीप है, राइट टू, बहुत सारे राइट्स है इसमें, इसलिए हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा। बट इसमें हम नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या कर सकते हैं, नो पर्सन डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। यहाँ पर लिखा हुआ है नो पर्सन। अब यहाँ पे जो हमने आर्टिकल 14 में पढ़ा था कि नो पर्सन का वहां पे क्या मतलब था, नो पर्सन में वहां पे बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे। जैसे अगर सिटीजन्स की बात करें तो सिटीजन्स को तो यह राइट मिल ही रहा है। सिटीजन्स के अलावे ये किसको मिलेगा, जो फॉरेनर्स है उनको, और उसके साथ साथ जो ट्रांसजेंडर है उनको भी ये राइट मिलेगा। अब यहाँ पे नो पर्सन का मतलब हो गया सॉल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। यहाँ पर ये कहा गया है कि कोई भी पर्सन जो है उसको उसके लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से, उसके पर्सनल लिबर्टी के राइट को छीना नहीं जा सकता एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। सिर्फ एक ही सिचुएशन में छीना जा सकता है। तो किस सिचुएशन में? अकॉर्डिंग टू, अगर जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है उसके अकॉर्डिंग छीना जा सकता है, वरना नहीं छीना जा सकता है। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस हैं, जिसमें मेनका गांधी 1978 प्रोसीजर मस्ट बी फेयर जस्ट एंड रीजनेबल। इस बात को कहा गया था मेनका गांधी में। ये कहा गया था नॉर्मली कि यहाँ पर जो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात की गई है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम जिंदा है। जिंदा तो जानवर भी हैं, पर क्या वो पर्सनल लिबर्टी के अंदर आएगा? तो नहीं। हमारे पास राइट टू लाइफ विद डिग्निटी होना चाहिए। मतलब सिर्फ पशु समान जिंदगी जीना ही आर्टिकल 21 के अंतर्गत नहीं आता। हमें डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार मिलना चाहिए। इसमें मेनका गांधी के केस में यही कहा गया था। और ये कहा गया था कि प्रोसीजर के बारे में क्या था, कि प्रोसीजर जो है उसको जस्ट फेयर एंड रीजनेबल होना चाहिए। और यहाँ पे एक और चीज मेंशन करने की बात यह है, जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है ना, इसके कॉन्सेप्ट में भी चेंजेस आई थी। जैसे कि अगर देखोगे तो जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है, जो यूएस गवर्नमेंट है वो इसकी जगह पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यूज करती है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो एक तरह से बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के मुकाबले। तो उस चीजों को यहाँ पर मेंशन, इस मेनका गांधी केस में मेंशन किया गया था कि अब मेनका गांधी के बाद ये डिसाइड किया गया था कि सिर्फ प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ को ही हम फॉलो नहीं करेंगे, हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी फॉलो करेंगे। और उसके बाद ही हम किसी भी तरह का जो भी कानून है उसको बनाएंगे।
अगर कोई भी कानून है, कोई भी लॉ है, अगर वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को और प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ दोनों को जस्टिफाई करेगा, तभी वो जो लॉ है वो लॉफुल माना जाएगा। और यही इसमें बात की गई थी कि जो भी प्रोसीजर है उसको जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल होना चाहिए, कि इसमें एक्सपेंडेड स्कोप क्या है, राइट टू प्रिवेसी, स्पीडी ट्रायल, लीगल एड, लाइवलीहुड, हेल्थ, एजुकेशन, डिग्निफाइड लिविंग एंड स्लीप। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज भी हैं, वो हम बाद में उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल आर्टिकल 22 हमें डिस्कस करना है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट। अगर कोई आपको बिना किसी कारण अरेस्ट कर लेता है तो उस समय आपके पास कौन कौन से राइट है उसके बारे में यहाँ मेंशन किया गया है। अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट बात ये है कि आर्टिकल 22 में ये जो डिटेंशन की बात की गई है, वो डिटेंशन कितने तरह के होते हैं। तो जो डिटेंशन होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक पुनिटिव डिटेंशन होता है और एक पोस्ट ट्रायल, एक पुनिटिव डिटेंशन होता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है। जो पुनिटिव डिटेंशन होता है उसमें क्या होता है, पोस्ट ट्रायल पनिशमेंट फॉर एन ऑफेंस, और प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब डिटेंशन विदाउट ट्रायल टू प्रिवेंट फ्यूचर ऑफेंसेस। मतलब हम कोई इंसान ऑफेंस कर रहा है, उसके बाद हम अगर उसे गिरफ्तार कर रहे हैं तो वो एक तरह से डिटेंशन हो गया। और अगर कोई हमें शक है किसी पे कि भाई ये कोई झोलमाल करेगा, ये कोई क्राइम करेगा, कोई ऑफेंस करेगा, और उस समय हम ये उससे पहले ही, जब वो कोई क्राइम करे उससे पहले ही अगर हम उसे गिरफ्तार कर ले, तो वो एक तरह से डिटेंशन होता है, जिसे हम प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। और ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो एक तरह से ऑर्डिनरी, जो ऑर्डिनरी लॉज होते हैं उसके अंदर नहीं आती है। यहाँ तक हमने इसको पढ़ लिया है। अब जब हमने इस सब को एक तरह से डील कर लिया, तो हमें आर्टिकल 21 के बारे में अब इसको डिटेल से पढ़ेंगे। आर्टिकल 21 में बहुत सारे और जो राइट है उसको भी हम इंक्लूड करते हैं। अब इसमें कौन कौन से राइट इंक्लूड है, तो इसमें हमें राइट टू इन्वायरमेंट दिखता है, राइट टू एजुकेशन दिखता है, राइट टू स्लीप दिखता है, और इसके अलावा हमें एक आर्टिकल 21 है, उस वन आर्टिकल 21A में राइट टू एजुकेशन देखने को मिलता है। अब जो राइट टू एनवायरनमेंट है उसका मतलब क्या होता है, अगर हम इंसान है, कोई भी पर्सन है, वो जी रहा है, तो क्या उसका जीना ही काफी है सिर्फ? क्या जीने के लिए उसको किसी चीजों की जरूरत नहीं होगी? मान लो हम जी रहे हैं बट हमारा एनवायरनमेंट इतना पॉल्यूटेड है कि हम उस एनवायरनमेंट में जीते जीते इतने बीमार पड़ गए हैं कि अपने नॉर्मल कामों को भी नहीं कर पा रहे हैं और किसी चीज में सक्षम नहीं बचे हैं। तो क्या वो सही होगा? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए आर्टिकल 21 में कहा गया कि हमारे पास राइट टू एनवायरनमेंट है, और हमारे पास ये अधिकार है कि हम एक अच्छे वातावरण में रह सकें। तो इसके लिए कुछ केस है, RLEK वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। RLEK का फुल फॉर्म है रूरल लिटिगेशन एंड इंटाइटलमेंट केंद्र। इसे हम देहरादून वैली लिटिगेशन के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इसका एक और केस है, टी दामोदर राव वर्सेस एसो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 1975 का केस। अब यहाँ पे कुछ चीजें हमें इम्पोर्टेंट जो उसके कंपोनेंट्स है उसके बारे में डिटेल से जानना चाहिए। जैसे आर्टिकल 21 इज वन ऑफ दोज आर्टिकल्स विच दो नॉट टेक्सचुअली amended has been totally transformed by virtue of important judicial pronouncements। अब यहाँ पे कुछ चीजें ये हैं कि जैसे आर्टिकल 21 में हमने ये पढ़ लिया, राइट टू एनवायरनमेंट है। अब इसके अलावा और कुछ चीजें भी हैं, जैसे राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं, उसके बारे में तो अमेंडमेंट है, तो उसे हम अमेंडमेंट के साथ ही पढ़ेंगे। राइट टू स्लिप, राइट टू स्लिप का मतलब क्या होता है? एक केस था रामलीला मैदान का, उसमें रामलीला मैदान वर्सेस
होम सेक्रेटरी 2012 का केस है ये। इसमें क्या हुआ कि रामलीला मैदान में सभी लोग इकट्ठा थे और वहां पे कोई कीर्तन या फिर कुछ हो रहा था, तो वो लोग इकट्ठा थे और अचानक से वहां पर ये बात हुई कि आज एक तरह से कुछ स्ट्राइक जैसे मूवमेंट दिखने लगे। ठीक है, कुछ लोगों ने, मतलब 100 लोग हैं उसमें से 5 लोगों ने सोचा कि भाई सरकार ऐसा कर रही है, सरकार वैसा कर रही है, तो हमें इसके बदले में स्ट्राइक करना चाहिए। और वो अभी स्ट्राइक करने के लिए उन्होंने सोचा ही था, उससे पहले ही क्या हुआ कि पुलिस वहां पे गई और उसने आंसू गोले जो होते हैं वो छोड़ दिए, और उसके कारण बहुत सारे जो लोग वहां पर सोए हुए थे उनको बहुत सारी क्षति देखने को मिली। तो इसी का केस में इसमें मेंशन किया गया था कि भाई राइट टू लाइफ में हमें राइट टू स्लिप भी है, और आप ऐसे किसी को परेशान नहीं कर सकते हैं। और जो अभी हम देखते हैं कि रात के 10 या 11 बजे के बाद डीजे नहीं बजेगा, ये नहीं होगा, तो वो भी राइट टू स्लिप का एक पार्ट है, और उसे हम ऐसे देख सकते हैं। उसके अलावा अब ये आर्टिकल 21 में कुछ और चीजें ये है कि ये जो फ्री एंड फेयर ट्रायल की बात कर दी जाती है, इसमें फ्री एंड फेयर ट्रायल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर्टिकल 21। इसमें कहा जाता है कि जब भी किसी भी ट्रायल का ट्रायल किया जा रहा है तो फ्री एंड फेयर ट्रायल होगा। अगर वो जस्ट फेयर एंड रीजनेबल नहीं है तो वो आर्टिकल 21 के अगेंस्ट माना जाएगा और अनलॉफुल डिक्लेयर किया जाएगा। अब ये सारी चीजें हो गई, तो इसके बाद आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A किस चीज की बात करता है? आर्टिकल 21A हमें राइट टू एजुकेशन देने, राइट टू एजुकेशन की बात करता है। और राइट टू एजुकेशन किस अमेंडमेंट से जुड़ा था? 86 अमेंडमेंट से राइट टू एजुकेशन को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया। 86 अमेंडमेंट में और भी कुछ आर्टिकल्स जुड़े थे, पर फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21A जोड़ा था। 45 डीपीएसपी में और 51A में के, ये जोड़ा गया था 86 अमेंडमेंट से। अब आर्टिकल 21A क्या बोलता है? राइट टू एजुकेशन में क्या क्या है? तो इसमें कहा गया है कि द स्टेट शॉल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन of the age of 6 to 14 years in such manner as the state may by law determine। मतलब कोई भी राज्य जो है 6 से 14 साल के बच्चों को कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेगी। कैसे? जैसा भी स्टेट लॉ डिसाइड करती है। बट इसमें बात यह है कि एक तरह से इसमें बहुत ही ज्यादा ये कंफ्यूजन होता है कि राइट टू एजुकेशन है, फिर भी बहुत सारे 6 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं वो अभी भी काम कर रहे होते हैं, उनको फ्री या फिर कंपलसरी एजुकेशन नहीं मिल पाता है। तो ये बहुत हद तक बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं है। स्टेट इसके लिए ट्राई करती है, इसके लिए बहुत सारे मूवमेंट भी चलाती है, पर इसमें कुछ चीजें हैं जैसे कि जो ये चीज मेंशन कर दी गई है, सच मैनर एज द स्टेट में बाय लॉ डिटरमाइन, ये चीज इस चीज को रोकने का काम करती है। अगर इस चीज को ना लिखा गया होता और ये कहा जाता कि ये कंफर्म है कि कोई भी स्टेट है उसे कंपलसरी गारंटीड राइट टू एजुकेशन देना होगा, तो ये बहुत हद तक कारगर होता। बट यहाँ पर नहीं मेंशन है और ये कहीं हद तक पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन इस चीज को अलाउ ही नहीं कर पाती। इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि हम इसको लागू करने के लिए हमें बहुत ही बड़े मूवमेंट और बहुत सारे लोगों की हेल्प की जरूरत होगी। तो इसके लिए बहुत सारे जागरूकता अभियान भी चलाए जाते हैं और उसका बहुत हद तक प्रभाव भी दिखता है।